Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों और वेरी 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 हैप्पी संडे। दोस्तों, हर एक संडे की भांति आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने चैनल की ओर से वीकली करंट अफेयर्स को। और आज की इस वीकली करंट अफेयर्स में 20 से 26 दिसंबर तक के बीच में घटित हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। दोस्तों, आज का दिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत खास है। खास क्या है कि आज बिहार के बच्चों के लिए भी दिन बहुत खास है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज बीपीएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो जिनके भी बीपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जाइए, बढ़िया से परफॉर्म करके आइए। और हाँ, कमेंट में क्या मुझे पर्सनली बताइएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर्स के लेवल क्या थे। आई होप कि हमारे वीडियोस से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। और मंथली करंट अफेयर्स का यदि आप लोगों ने सेक्शन देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर्स को। लेकिन उससे पहले कि यदि आप में से कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, इसलिए जाइए और जाकर जरूर देखिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष आपको पता होगा 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। बाकी मानव एकता दिवस कब है और ये कैसे कैसे मनाया जाता है, ये सब इधर लिखा हुआ है, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत डिटेल से बताया गया था जिस दिन यह प्रश्न कराया गया था। हम अगले प्रश्न को देखेंगे सीधे कि किसके द्वारा 19 दिसंबर 2020 को भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल सुविधा का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल की सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? जो रक्षा मंत्री रहेंगे, और अभी रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। ठीक है, बाकी ये होती क्या है ये आपको बहुत ही आसानी से समझाया गया था। एक बात मैं बस आपको बताना चाहूँगा कि भारत रूस और अमेरिका के बाद तीसरा देश बन गया है जिसके पास ऐसी सुविधा है। ठीक है, बस इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को का ये फुल फॉर्म हुआ, ने हाल ही में किस देश की हॉकर संस्कृति को मान्यता दी है और इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? तो हॉकर नाम की एक संस्कृति है। ठीक है, ये किधर की है? सिंगापुर की है। और इसे हाल फिलहाल में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया है। ओके, आप लोग बस ध्यान रखिएगा कि हॉकर नामक जो संस्कृति है इसका संबंध किससे है? तो सिंगापुर से है। ओके, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में संगीत के किस घराने के खलीफा के रूप में जाने वाले उस्ताद इकबाल अहमद खान का निधन हो गया है। आपको इन सब प्रश्न के जवाब आसानी से पता होंगे यदि आप लोग रोज हमारे करंट अफेयर्स को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, और हाँ, एनटीपीसी के एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसके लिए साइंस स्पेशल सीरीज भी आपके लिए लाया जा रहा है, तो आप लोग वो वीडियो भी जाकर देखिए। और एनटीपीसी की सीरीज की जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर जो वीडियो बना है वो भी आप लोग जाकर देखिए, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, तो दोबारा से प्रश्न पर आइए कि संगीत के किस घराने के खलीफा के रूप में जाने वाले उस्ताद इकबाल अहमद खान का निधन हो गया है? तो दिल्ली घराना। ठीक है, दिल्ली घराना के उस्ताद के रूप में जाने जाते थे इकबाल अहमद खान। यदि आप लोग संगीत के क्षेत्र में आपकी थोड़ी भी रुचि होगी और आप लोग शास्त्रीय संगीत यदि सुनते होंगे तो आपको पता होगा कि शास्त्रीय संगीत बहुत सारे घरानों में बटा हुआ है। मतलब उधर के जो गायक आते थे वो उस घराने से आते थे। कोई लखनऊ घराना का था, कोई कानपुर घराना का था, तो कोई दिल्ली घराना का था। तो ये दिल्ली घराने के खलीफा के रूप में भी जाने जाते थे। ठीक है, और ये शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के लिए एक पहल दिल्ली दरबार के संस्थापक थे। ठीक है, दिल्ली दरबार एक इनिशिएटिव है, इसके संस्थापक कौन थे? वही जो स्वर्ग सिधार गए हैं, उनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, उस्ताद इकबाल अहमद खान। ठीक है, तो सिंपल सा आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि उस्ताद इकबाल अहमद खान का संबंध किससे है? तो संगीत से है। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं। और कुछ देखिए, और कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इन्हें संगीत के लिए गायन आचार्य, संगीत रत्न, संगीत सौरभ, मिर्जा गालिब पुरस्कार, अमीर खुसरो सम्मान और मोस्ट इंपोर्टेंट संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जैसी पुरस्कार और उपाधियां मिली थी। ठीक है, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में हम लोग आयोरा बोलते हैं, ठीक है, का 23वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है? हाल फिलहाल फ्रांस आयोरा का 23वां सदस्य राष्ट्र बना है। ठीक है, आयोरा के बारे में जानिए कि आयोरा का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ये तो आपको प्रश्न में ही बताया गया। इसकी खोज कब हुई? 1997 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मॉरिशस में है। और इंडिया भी इसका सदस्य है। ठीक है, संस्थापक सदस्य ही है। ओके, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो उस दिन डिटेल से बताया गया था आपको जिस दिन ये प्रश्न कराया था। बस आपको अभी हल्के फुल्का जानते चलना है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। किसके जन्मदिन के अवसर पर? तो श्रीनिवास रामानुजन के, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। रामानुजन संख्याओं को आप लोग अवश्य जानते होंगे, वह इन्हीं की देन थी।
ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखें कि हाल ही में किस राज्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक संग्रहालय खोलने की घोषणा की गई है। तो देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? पश्चिम बंगाल में खोला जाएगा। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पश्चिम बंगाल का संबंध बहुत ही गहरा रहा है। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक संग्रहालय पश्चिम बंगाल में खोला जाएगा। ओके, और जब पश्चिम बंगाल की बात आई है तो आपको पता होगा कोलकाता में पहला टायर पार्क, कोलकाता में पहला वो जो ट्राम में लाइब्रेरी खोला गया है बच्चों के लिए। तो ये सारी बातें हैं नई नई, आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में किस देश ने अपने संसद को भंग कर दिया है। तो संसद को भंग करने वाला देश बना है हाल फिलहाल में कौन? नेपाल। इसने पीएम को बोला कि भाई संसद को भंग कर दीजिए। ठीक है, लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखने की जरूरत है, हाल फिलहाल में इजराइल के संसद को भी भंग कर दिया गया है। ठीक है, उसका भी कुछ कारण था। इसलिए इजराइल में पता है आपको क्या होने वाले हैं? मात्र 2 वर्ष में 4 या 5 बार चुनाव होने वाले हैं। अच्छा, चुनाव से याद आया, आप लोग ये भी याद रखिए कि नेपाल में कब चुनाव होंगे। तो नेपाल में अगले साल 2021 और अप्रैल और मई में चुनाव होंगे 2021 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 4 स्वदेशी खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम में जोड़ने की मंजूरी दे दी है। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को बताया गया था इन चारों खेलों के बारे में, किस किस राज्य में मनाया जाता है ये भी बताया गया था। ठीक है, इसलिए अभी दोहराऊंगा नहीं, उतना समय नहीं है आपके पास भी और मेरे पास भी। ठीक है, तो ये चारों खेल का नाम आप लोग याद रखिए फिर से, गतका, कलारीपट्टू, थांगता, मलखम्ब। ठीक है, तो इन चारों खेल को शामिल किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम में। ओके, और यह इंडिजीनियस है, मतलब स्वदेशी गेम है। अगले प्रश्न को देखिए आप लोग कि मुक्केबाजी विश्व कप चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। मुक्केबाजी विश्व कप चैंपियनशिप जो इस वर्ष जर्मनी के कोलोन में हुआ था, उधर भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 9 पदक में कैसे कैसे जीते हैं ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। ठीक है, 3 सोना, 4 रजत और 3 सोना, 2 रजत और 4 कांस्य। ठीक है, रजत मतलब सिल्वर और कांस्य मतलब ब्रोंज। ओके, याद रखिएगा आप लोग। अब स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन है इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, बाकी आपको भारी मात्रा में इधर फैक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो स्वर्ण पदक विजेता पुरुष वर्ग में अमित पंघाल है, महिला वर्ग में मनीषा मौन और सिमरनजीत कौर। ठीक है, हमारे जो 3 स्वर्ण विजेता यही हैं। ओके, एक बात और आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जो अगला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगा ये 2021 में बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित की जाएगी। ठीक है, 2020 का कहाँ हुआ था अभी मैंने आपको बताया, जर्मनी के कोलोन में। ओके, याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखी है। हु रोट द बुक द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। ठीक है, तो जयराम रमेश ने यह पुस्तक लिखी है। आपको द लाइट ऑफ एशिया नामक बुक के बारे में अवश्य पता होगा, जिसके लेखक एडविन अर्नोल्ड जी थे। तो उसी से मिलता जुलता यह बुक है जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। ठीक है, और द लाइट ऑफ एशिया या ये जो बुक है ये सब किस धर्म से संबंधित है, तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण किताब है ये भी। और इस किताब जो द लाइट ऑफ एशिया थे इसके लेखक एडविन अर्नोल्ड जी है, उन्हें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एडविन अर्नोल्ड। ओके, चलता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष आपको अवश्य पता होगा 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किनके उपलक्ष्य में? तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में। ठीक है, तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को प्रत्येक वर्ष हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इस दिन कृषि और उसके महत्व और लोगों को शिक्षित करने और ज्ञान प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यों और प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अब किसान और कृषि का बात आया तो अभी आपको पता होगा किसान लोग क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कुछ बिल पारित हुआ था कृषि से संबंधित, उसी को वापस लेने के लिए, लेकिन सरकार भी ढीठ अड़ी हुई है कि नहीं हम वापस नहीं लेंगे। अब क्या है मसला ये तो मुझे समझ नहीं आया अभी तक। जब सरकार बोल रही है, सरकार क्या बोल रही है मैं थोड़ा सा बस बताता हूँ आपको, ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। सरकार बोल रही है कि भाई आपको बिल से क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आप लोग आइए डिस्कशन कीजिए कि इसमें ये दिक्कत है मैं सुधार दूंगा, लेकिन किसान लोग अड़े हुए नहीं, पूरा का पूरा बिल वापस लो। ओके, और हाँ, इस किसान आंदोलन से आपके एग्जाम के लिए एक फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आकर निकला है। क्या है? एमएसपी। एमएसपी जो वर्ड है इसको आपको याद रखने की जरूरत है, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो एमएसपी वर्ड को आप लोग याद रखिएगा। और हाँ, किसान की बात चल रहा है तो आपको एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना होता है ना, इसमें कितने रुपए मिलते हैं ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो 6,000 रुपये मिलते हैं, 2,000 की किस्त में 3 बार। ठीक है, बस बहुत सारी बातें हो गई। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। तो चीन ने विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। इसके पहले कहाँ था?
इसके पहले जो सबसे बड़ा रेडियो पोर्ट था ना, सॉरी रेडियो टेलीस्कोप था ना, वो कहाँ था? पोर्टो रिको में था, ठीक है। लेकिन ये बर्बाद हो गया, तो अब कौन है? चीन है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि निम्नलिखित में से किसकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत समिति की स्थापना की जाएगी? एक समिति है जिसका नाम है भारत समिति, इसकी स्थापना की जाएगी। तो बस आपसे पूछ रहा है कि किसकी जयंती के उपलक्ष्य में। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में एक और काम होने वाले हैं। क्या? अभी मैंने आपको बताया ना, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में कुछ होने वाला है। जी हाँ, संग्रहालय का स्थापना। वाह, आपको तो बहुत याद है। तो बस इनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में ही एक समिति का गठन किया जाएगा जिसका नाम है भारत समिति, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? इंग्लिश वाले भाई बहनों के लिए भी बाइलिंगुअल प्रश्न रखा जाता है। तो अमेरिका ने घोषणा की है कि हम मोदी जी को लीजन ऑफ मेरिट नामक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे, ठीक है। अमेरिका में तैनात भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सम्मान स्वीकार किया, ठीक है। तो अमेरिका में भी राजदूत कौन है? तरनजीत सिंह संधू। आप लोग इनका नाम याद रखिएगा, ओके। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे, बढ़ेंगे, चलेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और भारत में एक नारा जो इससे ग्राहकों को सुरक्षित रखने के लिए, उसे जागरूक करने के लिए पॉपुलर है, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। तो जागो ग्राहक जागो, ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का क्या है, नारा क्या है? तो जागो ग्राहक जागो, ओके। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं हम लोग। चलिए, उस दिन बहुत हुआ था, अब मैं नहीं बताऊंगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने पारंपरिक बुल टाइमिंग खेल जलीकट्टू को कुछ प्रतिबंधों के साथ रखने की अनुमति दे दी है? देखिए, जलीकट्टू खेल बहुत ही पॉपुलर है, किधर? तमिलनाडु में। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक भी लगाई थी, लेकिन ये पारंपरिक खेल है तो जनता मानती नहीं है। जो परंपरा की बात होती है उसे निभाना ही चाहिए, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा रिस्की गेम है। इसमें क्या किया जाता है? बैल को हल्का सा पागल किया जाता है, या तो उसे मदिरा पिला दिया या उसके आंखों में मिर्च का पाउडर डाल दिया ताकि वो पागल हो जाए, इधर उधर दौड़ने लगे, और उसको जो कंट्रोल करता है वही इसी टाइप का गेम है जलीकट्टू। और यदि आपको याद होगा तो अभी ऑस्कर 2021 के लिए जलीकट्टू नामक फिल्म को भारत से क्या किया था? नॉमिनेट किया गया था ऑफिशियली रूप से, ओके। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स इन 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो भारत की रैंकिंग इसमें 7वां है। सबसे टॉप पर कौन है? तो यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है। सेकेंड पर कौन है? चाइना है, एज यूजुअल रहेगा ही। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि प्रशांत महासागर का चौराहा के नाम से मशहूर हवाईयन आइलैंड के किस ज्वालामुखी में भूकंप के कारण विस्फोट हुआ है? तो किलौआ ज्वालामुखी, ठीक है, नाम याद रखिएगा आप लोग, किलौआ ज्वालामुखी। प्रशांत महासागर पर किस, सॉरी प्रशांत महासागर नहीं, हवाईयन आइलैंड पर किस देश का कब्जा है? ये भी आपसे बराबर एग्जाम्स में पूछते रहते हैं, तो आपको बताना होगा कि हवाईयन आइलैंड पर किसका कब्जा है? तो अमेरिका का कब्जा है, ठीक है। यह चूंकि प्रशांत महासागर के बीचों बीच है, इसलिए इसे प्रशांत महासागर के चौराहा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये मौना लोआ, मौना किया, ये सारे इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है जो हवाईयन आइलैंड पर ही है, ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, इसके पहले थोड़ा सा और फैक्ट जानिए। इट इज द मोस्ट एक्टिव ऑफ द 5 वोल्केनोज दैट फॉर्म द आइलैंड ऑफ हवाई, मतलब सबसे ज्यादा एक्टिव यही है, ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित कितने $100 अरब का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है? देखिए, सभी देश को अब वैक्सीन देने हैं, तो वैक्सीन देने के लिए वो क्या करेगा? बहुत सारा कानून पारित करेगा, मनी बिल पारित करेगा, ताकि सभी जनता को, सभी लोगों को आसानी से वैक्सीन मिल जाए, ठीक है। तो इसी कड़ी में $900 अरब का क्या किया है? एक सहायता पैकेज कानून पारित किया है। कौन? अमेरिका। इसे तो पैसा की कमी है ही नहीं, ये कुछ भी कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न हो चुका है कि हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश निम्न में से कौन बन गया है? ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि भारत बना है। किसके किससे बाद, ये मैंने अभी ऊपर आपको बताया है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो धर्मेंद्र को। धर्मेंद्र को आप लोग अवश्य जानते होंगे, यदि नहीं जानते होंगे तो इनका एक बहुत ही फेमस फिल्म है, ठीक है। कौन सा मूवी है? शोले। इसे आप में से बहुते लोगों ने, 99% लोगों ने जरूर देखा होगा, ठीक है। तो चलिए, यदि आप लोगों ने धर्मेंद्र के फिल्म को देखा है, शोले को देखा है, तो उसी के नाम पर एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया है? तो जगन्नाथ गुहा का निधन हो गया है हाल फिलहाल में, ठीक है। देखिए, जगन्नाथ गुहा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किस फिल्म के निर्देशन के लिए? तो मित्रा निकेतन बेलानाथ, ओके।
बाकी बहुत सारी बातें इनके बारे में थी। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे डायरेक्टली कि भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। ये बात तो खैर आपको बतानी ही नहीं चाहिए हमें, ये तो आपको कंठस्थ होगा। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है। एक तरफ सारी दुनिया मनाती है जिंगल बेल मतलब क्रिसमस डे मनाती है, हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म हुई थी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ था और हम लोग क्या करते हैं, सुशासन दिवस मनाते हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर। अच्छा, आपको याद रखना है कि इनकी समाधि का नाम क्या है। आपसे पूछ सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की हाल फिलहाल में जयंती थी, उनकी समाधि का नाम क्या है? तो इनकी समाधि का नाम है सदैव अटल। ठीक है, सदैव अटल। ओके, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, एसोचैम, इसका फुल फॉर्म ये हो गया। तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनीत अग्रवाल को। बस इनका नाम याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अभी करंट का न्यूज है। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि तसो कार्बेटलैंड, तसो नहीं आप पढ़िएगा, मैं तसो पढ़ दिया, गलत पढ़ दिया, सो पढ़िएगा। ठीक है, तो सो कार्बेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई। यह कहाँ स्थित है? देखिए, यह लद्दाख में स्थित है। यह आपको याद रखने की, लद्दाख यूटी में स्थित है। आपको एक बात कमेंट करके जवाब देना है, ये जो वेटलैंड्स डे होता है ना, वेटलैंड्स डे, ये कब मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। और इसके तहत आपसे एक प्रश्न और हमेशा पूछता रहता है कि रामसर समझौता का संबंध किससे है? तो वेटलैंड से है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में असम ने किस भाषा को अपनी राजभाषा बनाने के लिए एक संशोधन बिल पारित किया है? अब यह पारित हो गया है। ठीक है, तो अब बोला है कि असम की मेरा राजभाषा, राजकीय भाषा क्या रहेगा? बोडो रहेगा। ओके, बाकी आपको पता ही है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आई पुस्तक अयोध्या के लेखक कौन है? तो मैंने उस दिन भी बहुत ही शानदार तरीके से बताया था इस पुस्तक के बारे में, आज भी मैं बता रहा हूँ कि अयोध्या के लेखक कौन है? माधव भंडारी जी हैं। ठीक है, और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। ठीक है, इस पुस्तक में अयोध्या से संबंधित विभिन्न संदर्भ है। ठीक है, और यह जो पुस्तक है ना, राम मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ओके, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में होता है? तो नागर शैली में। ये बात मैं आपको कई दफ़ा समझा चुका हूँ। क्या समझा चुका हूँ आपको? कि नॉर्थ से आप लोग याद रखिएगा, नॉर्थ भारत में मतलब उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बनते हैं, तो नॉर्थ से आप लोग याद रखिएगा नागर शैली में बनते हैं। बीच में मतलब मध्य भारत मतलब मिडिल भारत में किससे बनते हैं? तो आप लोग म नहीं, आप लोग बीच से याद रखिए। ठीक है, क्या याद रखिएगा आप लोग कि बीच भारत में जो बनते हैं, मिडिल भारत में जो बनते हैं, वो बेसर से बनते हैं। किससे बनते हैं? बेसर शैली में बनते हैं। ओके, और दक्षिण भारत का आपको एक याद रखना है कि दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर बनते हैं वो किस शैली से बनते हैं? द से दक्षिण और द से द्रविड़ शैली। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको याद रखने की जरूरत है। ओके, और राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। ओके, इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मिसाइल एमआरसैम का परीक्षण कहाँ किया गया? एक होता है क्यूरसैम, क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल, ये है मिडिल। ठीक है, मिडिल रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके, तो इसका परीक्षण डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा के बालासोर द्वीप, आपको पता ही होगा कि हमेशा उधर से ही परीक्षण होता है कोई भी मिसाइल हो। ठीक है, अब डीआरडीओ के बारे में कुछ फैक्ट दी हुई है, ये अब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उस समय भी हो चुका था। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में भारत के किस महाविद्यालय को अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो भारत में एक अमर सिंह कॉलेज है, शायद आपको इसके बारे में नहीं पता हो। ये अमर सिंह जो कॉलेज है श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, तो अमर सिंह कॉलेज को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में अवार्ड ऑफ मेरिट से मान्यता दी गई है। ओके, तो ये गौरव की बात है, याद रखने की आपको जरूरत है कि अमर सिंह कॉलेज कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में है। ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर यूटी में है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि 2021 में कौन सा देश ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट की मेजबानी करेगा? तो यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह भारत में होगा इसकी मेजबानी। ठीक है, आपको क्या करना है, कमेंट करके थोड़ा सा बताना है कि 2020 में ये जो हुआ या नहीं हुआ, यदि हुआ तो इसकी मेजबानी किस देश ने की। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। वैक्सीन की उठापटक जारी है, मतलब वैक्सीन अब आने वाला है, बहुत जगह ट्रायल में है। ट्रायल में क्या है? राज्य में ट्रायल, बहुत सारा, हाँ, राज्य में ही ट्रायल के लिए भेज दिया गया है। ओके, उससे संबंधित आपको आगे प्रश्न भी मिलेंगे। भारत में भी यह राज्य में ट्रायल के लिए भेजा गया है।
प्रश्न को पढ़िए आप लोग कि किस संगठन ने हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड को नामित कोवैक्स खरीद समन्वयक और खरीद एजेंट के रूप में लॉन्च किया है। यूनिसेफ ने एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है कि किसी को भी वैक्सीन खरीदना हो या बेचना हो तो वो इधर आके कर लेंगे, ठीक है, एक डैशबोर्ड है। ओके, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश ने किस जिले में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गाँव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो गोरखपुर। आम बात है, गोरखपुर के ही है योगी जी, जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, वो गोरखपुर के ही है, तो वो गोरखपुर को ही ज़्यादा डेवलप करेंगे। जो भी जिधर का होता है तो वो होम टाउन को ही ज़्यादा विकसित करता है। जैसे बिहार में आप लोग नीतीश जी को ही देख लीजिए, राजगीर नालंदा को विकसित करने में लगे हुए हैं। अगले प्रश्न को आप लोग देखिए कि किसने दिल्ली में जन रसोई कैंटीन शुरू करने की घोषणा की है? तो दिल्ली में जन रसोई कैंटीन शुरू करने की घोषणा किसने की है? पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने, और अभी एमपी हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी हैं। आपको पता होगा बहुत जगह कैंटीन शुरू हुआ है फ्री वाला। अभी राजस्थान में इंदिरा गांधी के नाम पर कोई कैंटीन शुरू हुआ था, और तमिलनाडु में अम्मा रसोई चलता है। तो ये सारा होता रहता है ताकि गरीबों को फ्री में कम दाम में खाना मिल सके। ओके, अगले प्रश्न को आप लोग देखिए कि बीसीसीआई के अनुसार 2022 में जो आईपीएल होगा उसमें कितने टीम भाग लेगी? तो पहले 2022 बाद में, पहले आप लोग 2021 को समझिए। 2021 में सेम टीम के साथ आईपीएल होगा, मतलब 8 टीम के साथ, और लेकिन 2022 में क्या होंगे? 2 टीम बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो मतलब 10 टीम के साथ 2020 में आईपीएल होगी। ओके, ये जो अप्रैल 2021 में हमारा जो 14वां एडिशन होने वाला आईपीएल का, ये होगा 8 टीम के साथ ही, ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। और जब आईपीएल की बात आई है तो इस बार के विजेता कौन है? एमआई, और उप विजेता कौन है? दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को डोपिंग के कारण 2 साल के लिए बैन कर दिया है? तो सतनाम सिंह किस चीज़ के खिलाड़ी थे? ये तो ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे, ठीक है, ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे सतनाम सिंह। इन्हें डोप टेस्ट में पाया गया कि ये पॉजिटिव है, तो इन्हें 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। सतनाम सिंह बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं। इन्हें 2015 में एनबीए ड्राफ्ट में चुना गया था, और ये बास्केटबॉल की सबसे बड़ी लीग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी थे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सतनाम सिंह का नाम आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि ओडिशा के मुख्यमंत्री ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की बात कही है? तो राउरकेला में, क्योंकि 2023 का जो होना है क्या? FIH पुरुष हॉकी विश्व कप, ठीक है, पुरुष हॉकी विश्व कप जो होना है वो कहाँ होना है? ओडिशा में होना है, भुवनेश्वर और राउरकेला में होना है, ठीक है, तो इसीलिए राउरकेला में विश्व नहीं भारत की सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा, ठीक है, ये बात ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कही है, ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष मनाया गया? इस तरह के प्रश्न केबीसी में जब बहुत पूछे जाते हैं, किसका शताब्दी वर्ष मनाया गया? तो हाल फिलहाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, और यह महत्वपूर्ण भी है, इसका शताब्दी वर्ष मनाया गया। विश्व भारती विश्वविद्यालय क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि स्थापना इसकी 1921 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न को देखिए, कैबिनेट ने सरकार द्वारा संचालित कितने फिल्म और मीडिया इकाइयों के विलय की मंजूरी दी है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये बार बार आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे अभी कि कैबिनेट ने हाल फिलहाल में कितने संचालित सरकार द्वारा फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय की मंजूरी दी है? तो कितने दी है? 4, ठीक है, आप लोग ऑप्शन पर नहीं जाइएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है 4। किसको किसको विलय किया गया है? तो द फिल्म डिवीजन, द डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, द नेशनल फिल्म आर्chives ऑफ इंडिया एंड द ऑटोनोमस बॉडी चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी, ठीक है, ये सबको मिलाकर एक बनाया जाएगा, द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसीलिए ये चारों का विलय किया गया है, और इसका एक नाम क्या हो जाएगा? द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, तो ये था हमारा आज के वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। आई होप कि आपको रिवीजन अच्छा लगा होगा, और यदि आपको रिवीजन अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है? एक प्यारा सा लाइक कर देना है, और उसके बाद शेयर भी कर दीजिए अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जिधर भी हो शेयर कर दीजिए हमारे चैनल का लिंक, और हमें प्रोत्साहित कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, घर पर ही रहिएगा, साइंस स्पेशल, NTPSC स्पेशल सबका वीडियो देखते रहिएगा, और ऑल द बेस्ट उन सभी लोगों को जिनका आज एग्जाम से BPSC में, ठीक है, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।